हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें। तो आज का मेरा यह वीडियो खंडगिरी और उदयगिरी गुफाओं के बारे में है, जो उड़ीसा के भुवनेश्वर में स्थित है। उदयगिरी और खंडगिरी गुफाओं का प्राचीन इतिहास 2री शताब्दी ईसा पूर्व का है, जब कलिंग में राजा खारवेल का शासन था। ये गुफाएं जो भुवनेश्वर उड़ीसा में स्थित है, मुख्य रूप से जैन भिक्षुओं के लिए मठों के रूप में बनाई गई थी। उदयगिरी में 18 और खंडगिरी में 15 गुफाएं हैं, जो प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों हैं। बात करें इसके निर्माण की तो उदयगिरी और खंडगिरी गुफाएं, जिन्हें कुमारगिरी के नाम से भी जाना जाता है, राजा खारवेल के शासनकाल के दौरान चट्टानों को काटकर बनाई गई थी। ये गुफाएं जैन धर्म के अनुयायियों के लिए महत्वपूर्ण थी, जो एकांत और आध्यात्मिक ज्ञान की तलाश में यहाँ आते थे। बात करें इसके स्थापत्य कला की तो गुफाओं में सुंदर नक्काशी, शिलालेख और मूर्तियां हैं, जो उस समय की स्थापत्य कला और धार्मिक महत्व को दर्शाती है। यहाँ हाथी गुम्फा शिलालेख भी है, जो उदयगिरी में स्थित हाथी गुम्फा शिलालेख राजा खारवेल के शासनकाल और उपलब्धियों का वर्णन करता है। गुफाओं की बात करें तो कुछ गुफाएं प्राकृतिक रूप से बनी हैं, जबकि कुछ को जैन भिक्षुओं के लिए रहने और ध्यान के स्थान के रूप में बनाया गया था। शिलालेख में इन गुफाओं को लेना कहा गया है और इन्हें ना जाने कितनी पूर्णिमा वाली चांदनी रातों में बनाया गया था। गुफाओं के मुंह दरवाजों जैसे हैं, जहां से दिन के समय सूरज की रोशनी आ सकती है और पथरीले फर्श गर्म रहते हैं। रात को चांद की रोशनी में गुफा में आती है और गुफाओं में उजाला रहता है। इन गुफाओं में साधु लोग आकर रहते थे, जो संसार को त्याग कर अपने तन और मन की शक्तियों के प्रवाह से निर्वाह के लिए तपस्या करते थे। सुगंधित फूलों, चहचहाते पक्षियों, पत्तों की सरसराहट, उजली धूप और शीतल चंद्रमा के सान्निध्य में वे प्रकृति के साथ एक रूप में हो जाते थे। इन गुफाओं में बैठकर साधु जन शांति में समाधि लगाते थे और कठोर तपस्या करते थे। विद्वान लोग भी सत्य, शांति, मोक्ष और सौंदर्य बोध के लिए यहाँ आते थे। इन गुफाओं का निर्माण अधिकतर शिलाओं के ऊपरी भाग में होता था और गुफाओं के आवास, साधना और प्रार्थना के लिए सूखे वाले स्थान होते थे, जहां वर्षा का पानी नहीं ठहरता था। इनके साथ आंगन और या बरामदा होता था। छोटी छोटी सुविधाओं की भी व्यवस्था होती थी। हालांकि छत की ऊंचाई कम होती थी और कोई भी व्यक्ति सीधा खड़ा नहीं हो सकता था। मुख्य रूप से ये विश्राम स्थल या शयन कक्ष थे। एक ही कक्ष में बहुत से साधु रहते थे। कक्ष में खास बात यह थी कि प्रवेश स्थल के सामने की ओर का फर्श ऊंचा उठा हुआ होता था, जो शायद सोने के समय सिरहाना का काम देता था। ये कक्ष तंग और सपाट होते थे और इनके प्रवेश द्वार पर विभिन्न वस्तुओं की वास्तुकला कृतियां होती थी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने इन गुफाओं की गणना कराई और इन वस्तुओं के आधार पर इनके अलग अलग नाम रखे गए। इन वस्तुओं में विभिन्न प्रकार के दरबार के दृश्य, पशु पक्षी, शाही जुलूसों, शिकार अभियानों और दैत्य जीवन के दृश्य होते थे। ये लेख ब्राह्मी लिपि में है और जैनियों के मूल मंत्र नौकार महामंत्र से शुरू होते थे। इसके बाद राजा खारवेल के जीवन और कार्यों से संबंधित दृश्य हैं, जो सभी धार्मिक व्यवस्थाओं का सम्मान करते थे और धर्म स्थलों का जीवन उद्धार करते थे। अलग अलग गुफाओं पर उनके संरक्षण के नाम हैं। अधिकतर संरक्षक राजा के वंशज हैं।
कलिंग विजय के बाद जब अशोक का शासन हुआ और राजा खारवेल की सभी संपत्तियों पर उनका अधिकार हो गया, तो धीरे धीरे जैन धर्म के स्थान पर बौद्ध धर्म का प्रभाव बढ़ने लगा। उदयगिरी और खंडगिरी गुफा एक साथ दो प्राचीन गुफाएं और आसपास हरियाली ही हरियाली जैसी जगह पर अगर आप भी घूमना चाहते हैं तो उदयगिरी और खंडगिरी गुफा ज़रूर घूमने के लिए जाएं। यहाँ घूमने के लिए आप सब ज़रूर जाएं। आज ये गुफाएं और इसके आसपास की जगहें सैलानियों के लिए एक बेहतरीन पर्यटक स्थल के रूप में काम करती है। ये गुफाएं पर्यटकों के घूमने के लिए प्रतिदिन सुबह से लेकर शाम तक खुली रहती है। यहाँ घूमने का सबसे अच्छा समय नवंबर और मार्च के महीनों के बीच माना जाता है। हाल ही में राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू जी ने भी यहाँ की यात्रा की है। अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।